दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के बीच रस्साकशी अभी से शुरू हो गई है। दरअसल ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद उत्तर प्रदेश में 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा वो नए परिसीमन के आधार पर होगा, लेकिन इस बात की संभावनाएं ना के बराबर हैं, क्योंकि नया परिसीमन कराने के लिए पहले सेंसस कराना होगा और सेंसस कराने के लिए कम से कम 1 से 1.5 साल का समय चाहिए। उसके बाद फिर परिसीमन के लिए कम से कम 6, 8, 10 महीने का समय चाहिए। तो 2 साल का समय निश्चित तौर पर पूरा का पूरा इसमें लगेगा, तब जाकर के नया परिसीमन हो सकता है। फिर विधानसभा में सिटिंग अरेंजमेंट उसके हिसाब से चाहिए, जो अभी तक है नहीं। तो इसलिए इस बात की संभावनाएं ना के बराबर हैं कि नए परिसीमन पर यूपी का चुनाव हो। रही बात एक राष्ट्र एक चुनाव की, तो ये भी 2029 में जाकर ही इस पर कुछ हो सकता है। अभी बहुत प्राइमरी सिचुएशन है, तो इसलिए यूपी का चुनाव इस बात की प्रबल संभावनाएं है कि 27 में मौजूदा परिस्थितियों में ही हो। इसी को देखते हुए इस समय अखिलेश यादव, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन के चुनाव होने थे, लेकिन फिलहाल टल गए हैं। और इस समय जो हालात बने हुए हैं पहलगाम में पर्यटकों की हत्या के बाद में, तो उसके बाद से डिस्कशन भी बहुत पीछे चला गया कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हो, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कौन हो। भाजपा में जो अभी 20-25 जिले होल्ड पे चले गए थे, वो भी होल्ड पर ही हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इस पर अभी पार्टी शायद कोई डिसीजन नहीं लेगी। लंबे समय तक ये मौजूदा परिस्थितियों में ही कैरी ऑन करेगा, यही मौजूदा संगठन, ऐसा लग रहा है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने इस समय जो जातीय जनगणना का जो गुगली फेंकी है मोदी जी ने, उसको उसकी धार कुंद करने के लिए जमीन पर काम तेज कर दिया है। अखिलेश यादव लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि पिछले यूपी के लोकसभा चुनाव में यूपी में 2024 में 80-20 का नारा दिया था योगी जी ने, बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था। अब जातीय जनगणना की बात मोदी जी ने कर दी है, जो राहुल गांधी का एजेंडा था। तो इन सारे बदलावों के बीच अखिलेश यादव ने पूरी ताकत इस पर लगा दी है कि जो वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी का छिटका है, या जो उसके नेता छिटके हैं, वो अपनी पार्टी में उनको ले आएं और दलित वोट बैंक में एक बड़ी सेंध लगा लें। दूसरी तरफ वो पिछड़ों और अति पिछड़ों पर लगातार फोकस किए हुए हैं। ब्राह्मण वोट बैंक पर भी उनकी नजर है। उत्तर प्रदेश में 37 सीटें 2024 में लोकसभा की जीती समाजवादी पार्टी ने, जिसके बाद से उनका हौसला भी बुलंद है। तो मौजूदा परिस्थितियां जो हैं, उनमें अखिलेश यादव ने बड़ा दांव खेला है उन नेताओं पर जिनको तोड़ करके लेके आए बहुजन समाज पार्टी से। इनमें हम देखते हैं कि अयोध्या के जो सांसद हैं, जो पासी समाज से आते हैं, उन पर लगातार फोकस कर रहे हैं। रामजी लाल सुमन का मुद्दा जो है, उसको वो लगातार गरमा रहे हैं। अब मेरठ में, वेस्टर्न यूपी में को लगातार वो एक प्रयोगशाला बना रहे हैं। आगरा में रामजी लाल सुमन का घर है। करणी सेना उनके बयानों के बाद बहुत आक्रोश में आती है, आगरा में प्रदर्शन करती है। अखिलेश यादव उससे चिंतित नहीं होते और उसी दिन वो भी एक जनसभा करते हैं। इटावा में शायद ये इटावा में जनसभा थी उनकी, और वो हमला बोलते हैं करणी सेना के ऊपर, डिफेंस में आते हैं रामजी लाल सुमन के। और अब 11 मई को रामजी लाल सुमन मेरठ आ रहे हैं। मेरठ में वो पीडीए पंचायत करेंगे और मेरठ में 7 विधानसभा सीटें हैं। इन 7 विधानसभा सीटों में उनकी सभा के लिए उस विधानसभा सीट को चुना गया है जो प्रदेश सरकार के ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर की विधानसभा है। मेरठ दक्षिण विधानसभा है। हम मेरठ के समीकरण पर बात करेंगे और इस पर बात करेंगे कि अखिलेश यादव ये जो कर रहे हैं, इसका क्या फर्क पड़ सकता है। राजेश भाई साहब, आप क्या मानते हैं, रामजी लाल सुमन के आने के बाद मेरठ में किस तरह के समीकरण बन सकता है? डॉक्टर साहब देखो, अगर हम 2024 के बाद की बात करें, 2024 का जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव था, तो चुनाव से पहले तक तो ये था कि इसलिए बेफिक्र थे पश्चिम यूपी में कि पश्चिम यूपी में जयंत चौधरी है, और चूँकि जयंत चौधरी का गठबंधन, रालोद का गठबंधन सपा से था, तो वो बिल्कुल बेफिक्र थे। लेकिन जब चुनाव हुआ तो जयंत चौधरी जी चले गए, आरएलडी बीजेपी में चली गई। और इसके बाद में, क्योंकि जो उनका अपना पीडीए का कॉन्सेप्ट है, जो लाए थे पीडीए का, दूसरा
राहुल गांधी मतलब कांग्रेस का गठबंधन था। तो ये तो पक्का मान लो, ये तो पता था अखिलेश यादव जी को कि अगर क्योंकि राहुल गांधी की भले ही यहाँ प्रासंगिकता कांग्रेस के ना हो उत्तर प्रदेश में, लेकिन जो एक बड़ा वोट बैंक है उस वोट बैंक को विश्वास था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में राहुल गांधी पे। और जब दोनों का गठबंधन हुआ तो ये जो पीडीए वाला वो कॉन्सेप्ट लाई, मैं आपको पूर्वांचल में कांग्रेस प्रासंगिक है लेकिन उसका संगठन कमजोर है, इसीलिए तो। लेकिन जो एक बड़ा वोट बैंक है उनके लिए राहुल गांधी, चूंकि भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, राहुल गांधी उनके मन में बसे हुए थे। दूसरा डॉक्टर साहब, अगर हम पूर्वांचल की बात करें या मध्य यूपी की बात, मध्य उत्तर प्रदेश की बात करें, तो आप देखिए मध्य उत्तर प्रदेश में और पूर्वांचल में ये जो पीडीए के कॉन्सेप्ट में सपा 25 सीट लेकर आई है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें लखीमपुर खीरी तक की और सहारनपुर तक की, तो लखीमपुर खीरी, अगर सहारनपुर से लेकर लखीमपुर खीरी तक की बात करें तो लगभग 12 सीट यहाँ से 13 सीट लेके गई है सपा। तो सपा को जो कि लगा कि हमारा पश्चिम यूपी बहुत कमजोर है। और आप देखिए कि जैसे ही 2024 का रिजल्ट आउट होता है, संसद में पहले मुद्दा अयोध्या को लेकर, अवधेश प्रसाद सिंह को लेकर बड़ा इशू बनता है बहुत ज़्यादा। और उसे जान पूछ के कि भाई दलित हमारे साथ हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो पीडीए है पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, जब तक ये हमारे साथ होगा। और लोकसभा के चुनाव में कहीं ना कहीं बसपा को जिस तरह दलित वोटों का थोड़ा सा मतलब वो नहीं मिल पाया और बसपा का जो हश्र हुआ और बड़ी संख्या में जो दलित वर्ग है वो सपा के साथ चला गया। अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप देखो राणा जी, क्रमवार उनका पूरे नज़र, क्योंकि उन्हें पता है कि आरएलडी बीजेपी के साथ है, और अगर 2027 के चुनाव में आरएलडी बीजेपी के साथ होगी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में तो अलग बात है, लेकिन विधानसभा के चुनाव में आरएलडी की यहाँ बड़ी प्रासंगिकता है वेस्ट यूपी में, और यहाँ पार पाना। तो अब उन्होंने क्या, अब वो हर छोटे मुद्दे को पूरा इशू बनाते हैं। मैं अगर बात करूं तो संभल में एक घटना होती है जामा मस्जिद को लेके, उसको पूरा इशू बनाया अखिलेश जी ने। वो अलग बात है कि वो संभल में आए नहीं। दूसरा, इसके बाद में जातीय जनगणना को लेके एक तरफ राहुल गांधी होते हैं संसद में, एक तरफ अखिलेश यादव होते हैं, और दोनों एक सुर में पूरा वो मांग करते हैं कि भाई जातीय जनगणना होनी चाहिए। इसके अलावा आप देखते हैं कि इन दोनों मसलों के बाद में अचानक से एक घटना हो जाती है। रामजी लाल सुमन चूंकि बहुत सीनियर नेता हैं सपा के, और जब वो ये कहते हैं कि राणा सांगा पर टिप्पणी करते हैं तो एकाएक वो फिर जो है दलित बनाम ठाकुर हो जाता है, क्योंकि करनी सेना का मतलब ठाकुर है। उससे पहले की अगर मैं बात करूं तो चाहे सहारनपुर का मामला हो, ये राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में लगा मिहिर भोज की प्रतिमा को लेकर जो एक मामला पुराना चल रहा था, तो चूंकि गुर्जर ये चाहते हैं, गुर्जर ठाकुर चाहते हैं कि गुर्जर शब्द न लिखा जाए, प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज लिखा जाए। इसको लेकर पूरा विवाद है। अब तक तो ये विवाद था, तो एक तरफ तो वो जो उनका अपना वो है कि हमें पश्चिम यूपी में बेस क्या तैयार करना है, तो चूंकि यहाँ का जो गुर्जर है, गुर्जर बीजेपी को के पास ज़्यादा जाता है। अगर हम 2014 की बात करें या 2017 के विधानसभा की बात करें तो गुर्जर बड़ी संख्या में बीजेपी की तरफ गया। यानी आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जो है, जो अस्मिता की लड़ाई है, उसको कहीं ना कहीं मान सम्मान स्वाभिमान की जो लड़ाई है जातियों की, उसको बहुत उभारने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमने मुजफ्फरनगर में भी देखा, जहां राकेश टिकैत की पगड़ी उछलने की घटना के बाद पूरी समाजवादी पार्टी जो है उनके साथ मजबूती से ग्राउंड पे खड़ी हुई दिखाई दी। ट्वीट, और सबसे पहले ट्वीट वही करते हैं, ट्वीट भी अखिलेश यादव ने किया और पूरी पार्टी को मैदान में उतार दिया। उन्होंने खाली ट्वीट नहीं, खाली सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहे, वो ग्राउंड पे ताकत लगाई उन्होंने। और ठीक शाम को उन्होंने फिर हरेंद्र मलिक जो वहाँ के सांसद हैं, उनके पोते का बर्थडे भी दिल्ली में अपने आवास पे मनाया। और ठीक इसी तरह से वो जो है, जो मिहिर भोज, सम्राट मिहिर भोज वाला मसला है, उसमें भी वो जो स्वाभिमान की लड़ाई है, वो भी बेसिकली दो जातियों के बीच में, गुर्जर और ठाकुर जो है दोनों अपना प्रतीक मानते हैं, दोनों अपना नेता मानते हैं, दोनों अपना वंश, दोनों कहते हैं कि हम उनके वंशज हैं। तो ये लड़ाई है उनकी। तो अगर ये कंट्राडिक्शन बढ़ता है तो कहीं ना कहीं गुर्जर मतों में सेंध लगाने की कोशिश वो करेंगे, क्योंकि राजपूत मतों में तो सेंध लगाने की स्थिति बहुत बन नहीं रही है। तो इधर वो जाट वोटर्स में डिवीजन चाहते हैं राकेश टिकैत के साथ खड़े होकर, उधर वो रामजी लाल सुमन वाले मसले पे खड़े होकर दलित वोटों के बीच में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। गुर्जरों के इशू पे खड़े होकर के वो सम्राट मिहिर भोज के मामले पे वो गुर्जरों में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी अखिलेश यादव की जो पूरी निगाह है वो वेस्टर्न यूपी में मुस्लिम बेस के साथ में जो अति पिछड़ी किसान जातियां हैं उनका एक कॉम्बिनेशन बनाने की है, ताकि एक जिस तरह से जैसे मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट भी उन्होंने इसी इक्वेशन पे जीती, मुस्लिम्स उनके पास
यूनाइट थे, उन्होंने एक जाट को बैकवर्ड कास्ट से जाट को कैंडिडेट बनाया, तो जाट वोटर्स में उसने डिवीजन किया, और इसके अलावा कुछ और दूसरी जातियों का वोट मिला उन्हें, और इसके बाद उनको जीत हासिल हो गई, एंटी इनकम्बेंसी का वोट भी मिल गया। तो यही इक्वेशन बनाना चाहते हैं अखिलेश यादव वेस्टर्न यूपी की सीटों में, वो शायद इसीलिए उन्होंने मेरठ में चुना पहली बार रामजी लाल सुमन की जो सभा कराने का जो लक्ष्य रखा, वो मेरठ में उनको एंट्री करा रहे हैं वो 11 तारीख में। और लिसाड़ी गांव है वो बेसिकली दलित और गुर्जर बहुल, दलित मुस्लिम और गुर्जर बहुल ये बेल्ट है जहाँ अब वहाँ दलित भी हैं, मुस्लिम भी है, गुर्जर बहुल वहाँ गाँव है जी, एरिया भी है। आप देखो ना डॉक्टर साहब, आप ये देखो कि जब जयंत चौधरी उनके साथ होते हैं, तो जब टिकट की बात होती है तो टिकट में कहीं ना कहीं होता है कि इतने टिकट इतनी सीटों पर लोकदल चुनाव लड़ेगी, इतने पे सपा लड़ेगी। वो ये जब गठबंधन में होता है तो अखिलेश यादव ये नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा सीटें आरएलडी उनसे मांग ले, तब भी कहीं ना कहीं अंतर्गत विवाद होता है। और दूसरा, उनके मन में कहीं ये बात जरूर है अखिलेश यादव जी के कि जब विधानसभा के चुनाव आए, चूँकि पश्चिम यूपी में जब हम आरएलडी की बात करते हैं तो आरएलडी का गढ़ है, उन्हें लगता है कि वो बार बार ये कहते भी हैं कि आज समाजवादी पार्टी देश में तीसरे नंबर की पार्टी है। इसकी लगातार बात वो संसद में बोलते हैं, जब हर रैली को संबोधित करते हैं तो कहते भी हैं कि आज समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है, और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है, क्योंकि 37 उनके लोकसभा के चुनाव के सदस्य जीत आए हैं। तो जब वो बार बार ये कहते हैं तो उनका कहीं ना कहीं टारगेट में ये है कि पश्चिम यूपी में उन्हें वो उसका बदला लेना चाहेंगे कि भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव में जयंत चौधरी उनके साथ क्यों नहीं गई। तो यहाँ इसलिए बेस बना रहे हैं। आप देखिए, जब टिकैत साहब के साथ घटना होती है तो किस तरह पूरी वीडियो पावर के साथ वो आते हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं। ये जो मिहिर भोज का प्रकरण चल रहा है, यह ठाकुर वर्सेस गुर्जर हो रहा है। और जब ये रामजीलाल सुमन महाराणा प्रताप पे कुछ अगर टिप्पणी कर देते हैं राणा सांगा जी पे, तो वो शब्द वापस नहीं लेते। वो ये नहीं कहते कि इन्होंने गलत किया, क्योंकि उन्हें पता है कि इन शब्दों पे पश्चिम यूपी में जिस तरह गुर्जर है, जाट है, ठाकुर भी प्रभावशाली है। तो जब ठाकुर इनका टकराव होगा दिलीप ठाकुरों का, इसका लाभ कहीं ना कहीं सपा को मिलेगा। दूसरा, वेस्ट यूपी में पैर रखने को गुंजाइश मिलेगी समाज पार्टी जो है वो उसका वोट बैंक बेचैनी में है, तो उसके छिटकते हुए वोट बैंक को भी वो कब्जा करना चाहते हैं। दूसरी बात, मैं इससे एग्री नहीं करता आपकी इस बात से कि पैर रखने को जगह ऑलरेडी मजबूत स्थिति में है समाजवादी पार्टी वेस्टर्न यूपी में। आप देखें, मुजफ्फरनगर में उनके एमपी हैं, कैराना में उनके एमपी हैं, आरएलडी के गठबंधन के बावजूद बीजेपी के साथ, और अभी भी उनके पास एमएलए भी हैं ठीक ठाक। मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ में 7 विधानसभा सीटें हैं और 3 एमएलए इस समय समाजवादी पार्टी के पास में हैं, तो लगभग 40% का पार्टिसिपेशन है उनका। तो कमजोर स्थिति में अभी भी नहीं है यहाँ पे। और आसपास के जिलों की भी अगर बात करें, हम शामली की बात करें, अगर हम मुजफ्फरनगर की बात करें, बिजनौर की बात करें, कोई जिला खाली नहीं है जहाँ पे विधायक नहीं है उनका वेस्टर्न यूपी में। तो अधिकांश जिलों में कहीं ना कहीं, अगर हम खास तौर पे नोएडा और गाजियाबाद को छोड़ दें, ये उन्हें ये पता है इतना कि तो वेस्टर्न यूपी में दरअसल वो जो बसपा का जो वोट बैंक है, जिसमें बेचैनी है, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद एक फैक्टर हैं, जिसमें मायावती अभी एक फैक्टर हैं, वो पूरी तरह से आप ये नहीं कह सकते कि बसपा साइन आउट होगी। बसपा का जनाधार एक है, वो अलग बात है कि उनका वोट बैंक घटा है, लेकिन उसमें बिखराव हुआ है। तो उस बिखराव का लाभ उठाना चाहते हैं अखिलेश यादव। और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम देख भी रहे थे, उन्होंने एक डिसीजन की माफ़ी भी मांगी उन्होंने बसपा को लेकर। तो उनकी लगातार कोशिश ये है कि दलित वोट बैंक उनके पास चलाए। दूसरा, जो किसान जातियां हैं उनमें डिवीज़न बड़े पैमाने पर हो जाए, जिसमें खास तौर पर वेस्टर्न यूपी में बात करें तो गुर्जर, जाट, और अगर इस पूर्व मध्य यूपी की तरफ चले जाएं तो फिर कुर्मी और यादव उनके साथ है ही। तो वो किसान बेल्ट में, किसान जातियों में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत संभव है कि टिकट वितरण की रणनीति भी इस बार समाजवादी पार्टी की डिफरेंट हो, अलग तरीके से हो। आमतौर पर जब कोई पार्टी बहुत सारे मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट देती है तो पोलराइजेशन हो जाता है, 80-20 का ध्रुवीकरण हो जाता है। इस बार हालात ये हैं कि बसपा बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है, तो ऐसे में चंद्रशेखर को साथ लाने का दांव भी समाजवादी पार्टी खेल सकती है। वो ये कोशिश जरूर करेंगे, चंद्रशेखर अगर उनके पाले में आ जाएं तो ये एक मजबूत कोएलिशन होगा जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और चंद्रशेखर साथ होंगे। तो दलित जो पीडीए का फॉर्मूला है उनका, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा।
दरअसल अखिलेश यादव की जो ताकत है वो पीडीए है, और पीडीए से ही उन्हें 37 सीटें मिली हैं। तो इसी के कील कांटे दुरुस्त करने में अखिलेश यादव लगातार लगे हुए हैं। तो ये चुनौती जरूर है। वेस्टर्न यूपी में भी बराबर ये चुनौती बनी हुई है, क्योंकि हर सीट पे एक एंटी इनकम्बेंसी वाला वोट होता है, एक कैंडिडेट की पर्सनल एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, पर्सनल नाराजगी होती है, सत्ता से नाराजगी प्लस व्यक्ति से नाराजगी, ये भी कहीं ना कहीं फैक्टर होती है। तीसरा जो है, जब जो कास्ट कॉम्बिनेशन बनाता है कोई भी दल, उसके बड़े मायने होते हैं। तो इस बार भी अगर हम केवल इन 7 सीटों की बात करें, जो मेरठ जिले की 7 सीट हैं, तो उनमें सरधना से उनके एमएलए हैं अतुल प्रधान, तो बहुत संभव है कि उन्हीं का टिकट वहाँ पर रिपीट हो। शाहिद मंजूर किठौर में हैं उनके पुराने नेता हैं, तो बहुत संभव है कि उन्हीं का टिकट वहाँ पर रिपीट हो जाए। और मेरठ शहर में रफीक अंसारी लगातार 2 बार से विधायक हैं और कद्दावर नेता को हराया बीजेपी के उन्होंने। पहली बार लक्ष्मीकांत वाजपेयी को सपा के प्रदेश अध्यक्ष रहते, ये एक बड़ी बात थी। वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे उस वक्त, और समाजवादी पार्टी के पार्षद रहे थे रफीक अंसारी। वो फिर मेयर का इलेक्शन लड़ा, उन्होंने उसे लूज किया और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जैसे नेता को हरा दिया उन्होंने। लगातार 2 बार से वो विधायक हैं, और अब बचती हैं बाकी 4 सीटें। तो इन 4 सीटों पे कील कांटे दुरुस्त करने की कोशिशें वो कर रहे हैं, और शायद ये भी रणनीति का हिस्सा है कि पहली बार ये सभा यहाँ के जो सबसे कद्दावर एमएलए हैं, जो मंत्री हैं प्रदेश सरकार में, 2 मंत्री मेरठ से हैं, एक दिनेश खट्टी हस्तिनापुर से हैं और दूसरे सोमेन तोमर जो मेरठ दक्षिण सीट से हैं। और सोमेन तोमर लगातार 2 बार के विधायक हैं और मंत्री बने, जो है बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का वेस्टर्न यूपी में। तो उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये सभा रखने का कोई खास मकसद है? दरअसल ऐसा ना ना, ये जो जहाँ सभा रखी गई है, यहाँ दलित, मुस्लिम प्लस गुजर, वहाँ गुजर बाहुल्य, मतलब वो जो पीडीए वाला जो इक्वेशन है उसको वहाँ वो यूनाइट कर पूरा नहीं, वो इक्वेशन पूरा हो रहा है वहाँ पिछड़ा, दलित, मुस्लिम तीनों एक साथ आ रहे हैं अल्पसंख्यक। और चूंकि रामजीलाल इस समय ऐसा चेहरा है कि रामजीलाल को लेके पूरा ये विवाद चल ही रहा है, क्योंकि राणा संघ को दिया है। और ये भी है कि लगातार, क्योंकि वो अलीगढ़ एक प्रोग्राम रखा गया तो वहाँ करनी सेना ने विरोध कर दिया, उन पर हमला कर दिया रास्ते में। तो ये भी है। एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है, ये कि इशू बना हुआ है पूरे प्रदेश में। अभी से ये इशू हो गया कि अगर 11 मई को यहाँ आते हैं रामजीलाल सुमन, तो करनी सेना का क्या स्टेप रहेगा। एक तो बड़ा फोकस वहाँ भी है, और सपा ये भी चाहती है कि करनी सेना जिस तरह अलीगढ़ में किया विरोध करे। अगर वो विरोध करेगी तो उसका लाभ कहीं ना कहीं पीडीए की कॉन्सेप्ट पे सपा को मिलेगा। राजपूत बेल्ट मेरठ में है भी, हाँ, पर नहीं, अगर वो विरोध करेंगे 24 है इधर, एक सरधना की तरफ और दूसरा किठौर में 12 गांव हैं ठाकुरों के। डॉक्टर साहब, ये जो प्रोग्राम रखा गया पीडीए, ये जो 11 रणनीति का हिस्सा है कि 9 तारीख का महाराणा प्रताप की जयंती है और 11 को यहाँ रामजीलाल सुमन का प्रोग्राम है। अभी ये लोग कल मिले थे पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर के साथ, जो किठौर से एमएलए हैं, मुखिया गुजर और इनके विपिन चौधरी जो जिला अध्यक्ष हैं, आदिल चौधरी जो महानगर अध्यक्ष हैं, ये सारे लोग, एक डेलीगेशन इनका कल डीएम से मिला और उन्होंने कहा कि साहब एक तो इसकी परमिशन दी जाए कार्यक्रम की, और एक जो है सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए जाएं प्रॉपर। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि प्रशासन का रुख क्या रहता है, किस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होते हैं। और जाहिर सी बात है कि ये गर्माहट तो आएगी ही, चूंकि 9 तारीख को जो है महाराणा प्रताप की जयंती है और 10 तारीख को मेरठ में क्रांति दिवस होता है। तो 10 मई को धन सिंह कोतवाल के ऊपर भी बड़ा कार्यक्रम मेरठ में हो रहा है, और 11 मई को जो है रामजीलाल सुमन आ रहे हैं। तो ये 3 दिन मेरठ में सियासत बहुत गर्म रहने वाली है। डॉक्टर साहब, आप ही देखो कि जब 2022 में विधानसभा का चुनाव होता है उत्तर प्रदेश में, तो बीजेपी रिपीट करती है, तो अखिलेश यादव जी लोकसभा से इस्तीफा देते हैं, वो चुनाव लड़ते हैं, विधानसभा चुनाव जीतते हैं, और विपक्ष की भूमिका में खुद विधानसभा में बैठते हैं। और 2 साल तक लगातार विपक्ष की भूमि हर छोटे बड़े इशू को उठाया। हम देखते थे विधानसभा में लगातार वो कहीं कभी केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी मुख्यमंत्री है उन पर निशाना साधते थे, वो अलग अलग नेताओं पे, मंत्रियों पर निशाना साधते थे, और 2 साल तक लगातार वो, मतलब 2022 में वो 2024 की चुनाव की तैयारी में लग गए थे विधानसभा में बैठ के विपक्ष की भूमिका में। और जब 2024 का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव होता है, तो 2024 के चुनाव होते ही वो 2027 के टारगेट लेकर चल रहे हैं। इस समय आप देखो कि सबसे ज़्यादा अगर सभाएं हो रही हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, भाजपा की नहीं हो रही, या मतलब जो भाजपा के सहयोगी दल है उनकी भी बहुत ज़्यादा नहीं हो रही। सबसे ज़्यादा सभा जो हो रही हैं
लगातार अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी की रोज मीटिंग हो रही है, अक्सर 3 दिन में 4 दिन में कहीं रैली भी हो रही है। वो पूरी वीटो पावर के साथ में पूरे उत्तर प्रदेश में अपना पूरा खाका खींच रहे हैं 2027 का, और हर छोटे इशू को मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, लगभग हर रोज उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। और एक नया ट्रेंड उन्होंने शुरू किया है इन दिनों कि वो कुछ वीडियो चलाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कुछ वीडियो दिखाते हैं, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे जो वीडियो चल रहे हैं, शॉर्ट नहीं, बड़े बड़े वीडियो भी उनका हिस्सा दिखाते हैं, सुनवाते हैं बकायदा प्रेस को बहुत सारे, और फिर उन पे चर्चा करते हैं। तो वो लगातार छोटे छोटे चीजों को लेके ट्वीट भी कर रहे हैं, लगातार पोस्ट भी कर रहे हैं तस्वीरें। और जैसे अनुज चौधरी का संभल से तबादला हुआ, तो उस पर भी ट्वीट किया उन्होंने, उस पर भी लिखा उन्होंने कि इनकी असली जांच 2027 में होगी। यानी हर चीज पे निगाह है उनकी इस वक्त, हर छोटे छोटे स्टेप पर सरकार के वो पैनी निगाह बनाए हुए हैं। अभी हाल ही में एक आदेश जारी हुआ और ये हुआ कि साहब जो गोबर से बना पेंट है वो सरकारी भवनों पे होगा, तो इसको लेके भी उन्होंने गोबरनामा ट्वीट पे जो है पूरा कर दिया है। तो कोई स्टेप नहीं छोड़ रहे हैं, सरकार के हर इशू पे पैनी निगाह है, सरकार के बड़े नेताओं पे पैनी निगाह है, हर बड़े मसले को, हर छोटे मसले को वो 2027 के हिसाब से। और डॉक्टर साहब मैं देख रहा हूँ पिछले लगभग 20 दिन से मैं लगातार उनके जब भी प्रोग्राम होता है उनकी पूरी वीडियो पूरा भाषण सुनता हूँ। पिछले 20 दिन से लगातार वो जब वो बीच में रैली के बीच में होते हैं और जब तमाम कार्यकर्ता शांत होते हैं तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में वो कहते हैं कि 2027 में हम लोग आ रहे हैं, बीजेपी जाएगी। वो कहते हैं कि रिकॉर्ड है, बोले पीछे का रिकॉर्ड उठाओ, जब जब जो पार्टी लोकसभा चुनाव जीती है वही आने वाला विधानसभा चुनाव जीती है। वो उदाहरण देते हैं 2014 का, 19 का, और तो बहुत कॉन्फिडेंस से लोगों को कहते हैं कि हम 27 में आ रहे हैं, आप लोग तैयारी करो। तो दोस्तों आप क्या कहते हैं, ये जो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जंग चल रही है, इसमें अभी क्या क्या और होना बाकी है? क्या जयंत चौधरी के भाजपा के साथ खड़े होने की वजह से अभी जो एनडीए का जो गठबंधन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्थिति में दिखाई देता है आपको वेस्टर्न यूपी में, या ये जो संभावित गठबंधन है जो अगले चुनाव में अखिलेश यादव और कांग्रेस का है ये ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है? क्या चंद्रशेखर इस गठबंधन के साथ आ सकते हैं या वो अलग रहने वाले हैं? ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। या चंद्रशेखर की राहें जुदा हो जाएंगी, वो एनडीए के साथ चले जाएंगे? क्या मायावती एक फैक्टर रहेंगी? ये वो बड़े सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले वक्त में मिलना बाकी है। क्या जातीय जनगणना एक फैक्टर बनेगा? क्या जातीय जनगणना का भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा इस मुद्दे का, या ये पीडीए की ताकत बन जाएगा? इन सारे सवालों पर आप हमसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप लोग लगातार हर मसले पर निगाह बनाए रखते हैं। इसलिए आप अपनी राय जरूर जाहिर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में रिएक्शन दीजिएगा और बताइएगा आप क्या सोचते हैं। हमारे वीडियो को मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।